हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जाओगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं अनिकेत मिश्रा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का नया टॉपिक है इंडियन पोस्ट जीडीएस की न्यू वैकेंसी जो है वो लगभग 40,000 से ज़्यादा आने वाली है और जनवरी माह में ही इसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा, जनवरी के लास्ट तक। तो इसके बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि फॉर्म ऑनलाइन करने में अगर आपका 10th क्लास में मतलब कितना परसेंटेज रहेगा तो आपका हो जाएगा। और मैं कुछ ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे कि चांसेस जो है आपके थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के लिए, क्योंकि मेरा खुद तीसरे प्रयास में हुआ था। और कहने के लिए, क्योंकि 2 बार से मैं छट जा रहा था, लेकिन तीसरे प्रयास में फिर मेरा हुआ और मैंने क्या क्या लगाया, क्या फिर अपनी प्लानिंग बताई। उसके बाद और बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगता है। तो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, प्यार और अपना प्यार दीजिए ताकि अधिक से अधिक व्यू आए और जितने भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी मैं उसको अवेलेबल करके बताऊंगा और जितना इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो ट्रू बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो जनवरी माह में देखिए, पोस्ट ऑफिस का एक नियम है, सीधा सा फंडा है। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि नोटिस आया कि नहीं आया। पोस्ट ऑफिस का नियम है कि साल में वो 2 बार भर्ती कराती है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में। शेड्यूल फर्स्ट जो है साइकिल 6 की शेड्यूल फर्स्ट, साइकिल 6 और शेड्यूल फर्स्ट की वैकेंसी जो है जनवरी में आएगी और साइकिल 6 की शेड्यूल सेकेंड की भर्ती जो है वो जुलाई में आएगी। ये पोस्ट ऑफिस का पहले से ही एक नियम बना दिया गया है। तो जनवरी में जो भर्ती आने वाली है लगभग 40,000 से अधिक आने वाली है। एग्जैक्ट पोस्ट नहीं पता है, लेकिन 40,000 और 50,000 के बीच में ये भर्ती रहने वाली है। तो आपको पता होगा कि ये भी मतलब 40-45 हज़ार भर्ती जो है वो बहुत मानी जाती है। और अगर 5 लाख या 7 लाख फॉर्म तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कंफर्म है। ये मत सोचिएगा कि इस भर्ती को कोई क्यों करेगा, क्योंकि जब फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इतना फॉर्म कैसे पड़ गया। तो अनुमान लगा कर ये चलिए कि 5 लाख से लेकर और 10 लाख के बीच में पोस्ट ऑफिस जीडीएस का फॉर्म 100% पड़ेगा। तो मैं बताने वाला हूँ कि क्या योजना, अगर आपको ये जॉब लेनी है तो आपको क्या योजना बनानी पड़ेगी। पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन सा जो रिलेटेड सर्टिफिकेट होता है जेन्युइन, इस मंथ से किस मंथ तक उसका वैलिडिटी रहना चाहिए, एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, अगर आपका क्लास 10th में 95 प्लस है आपका परसेंटेज, 95 प्लस है परसेंटेज आपका, भले आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आते हो, अगर आपका 95 प्लस है तो तभी आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। नहीं तो आप मतलब आपका चांस लगभग ना के बराबर है और आप इसका वेट करेंगे और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो अगर आपका 95% से अधिक परसेंटेज है तो ही इस फॉर्म को भरिएगा। और जब इस फॉर्म में भरिएगा, आप देखिए, आप अपने नियर बाई नहीं फॉर्म डालिएगा कि सोचेंगे कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहला कट ऑफ ही जो उठेगा वो 99 और 100 से ही उठेगा। और आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, 99 और 100 के बाद से ही 97, 96 और 95 का नंबर आता है। तो आप लोग अगर इस जॉब को लेना है तो कम से कम मैं ये कहूँगा कि उस लोकेशन पर डालिएगा जहाँ कट ऑफ शुरू में ही 96, 95, 97 से शुरू होता है। तो अपने नियर बाई मत डालिएगा। कम से कम अगर आपको इस जॉब की ज़रूरत है, तब मैं बोल रहा हूँ, कम से कम आप लोग 100-150 किलोमीटर दूर अगर आप लोग डालते हैं कोई अच्छा लोकेशन। और इसके पहले अगर आप इस फॉर्म को डाले होंगे और जब भी कट ऑफ लिस्ट आता होगा तो आप लोग को पता चल गया होगा कि किस डिवीज़न में कम कट ऑफ जाता है और किस डिवीज़न में कम कट ऑफ नहीं जाता है। तो एक ये योजना बनाइएगा। दूसरी बात की, कम से कम अगर लोकेशन ऐसे जगह डालिएगा जहाँ की, मैं ये बोलता हूँ कि पहले जो है, पहले 2-3 मेरिट लिस्ट आप लोग निकाल लीजिएगा पहले का, और उसमें ये देखिएगा कि कहाँ कहाँ कम कट ऑफ गिरते गिरते आ रहा है। तो एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा आप लोग के सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि अगर पहली लिस्ट में नहीं होगा तो दूसरी या तीसरी लिस्ट में हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं क्रम वाइज बता देता हूँ कि जो पहला कट ऑफ निकलेगा वो 99, 100 और 98, कहीं कहीं पे 95, 96 का सिलेक्शन होता है। लेकिन वहीं दूसरा और तीसरे मेरिट लिस्ट में
95, 96, 97 इन लोग का सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि लोकेशन ऐसे जगह डालिएगा कि आपका फर्स्ट लिस्ट में आ जाए नाम, क्योंकि अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो देखिए आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस का प्रोसेस अब जो है वो बहुत स्लो हो चुका है, क्योंकि आपका फर्स्ट डीबी जो होगा वो 15 दिन पहले मेरे टाइम जब मैंने सिलेक्शन लिया था अपना, तो मेरा 1 महीना के अंदर सेकेंड डीबी और फर्स्ट डीबी दोनों हो गया था। और उसके सेकेंड डीबी के 25 दिन बाद मेरा ट्रेनिंग लेटर आ गया था, और 25 दिन ट्रेनिंग लेटर के तीसरे दिन ही मेरा ज्वाइनिंग करा दिया गया था। वो कॉल आ गया था मेरे ओवरसियर का कि आप आकर अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अब जो है अब इसका प्रोसेस देखिए बहुत लेट चलेगा, क्योंकि अभी जो शेड्यूल सेकंड की जो भर्ती चल रही है उसमें हजारों बच्चे जो है ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है। सेकेंड डीबी के बाद कुछ लड़के पड़े हुए हैं और ट्रेनिंग के बाद भी कुछ लड़के पड़े हुए हैं। तो कोशिश ये करिएगा आप लोग कि फर्स्ट डीबी में अगर आपका नाम आता है तो आपका जो चांसेस हैं सिलेक्शन का, क्योंकि नाम भी आ जाए और 6 महीना और साल भर आपको रुकना पड़े, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत जो होता है वो कष्टदायी हो जाता है, क्योंकि आपको फिर वेट करना पड़ता है। और आप जितना वेट करेंगे डिमोटिवेट होंगे, निगेटिव थॉट आने लगते हैं। फिर ये होता है कि कैसे मतलब इसको सिलेक्शन लिया जाए। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि जो आपका शेड्यूल फर्स्ट जो ये भर्ती आने वाली है जनवरी में, कोशिश करिए कि सबसे पहले लोकेशन आप लोग सही जगह डालिए, और उसके बाद से आपका जो उम्मीद ये रखिए कि 95 प्लस अगर है। और दूसरी बात, अगर आप जनरल कास्ट से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट 100% मिलता है। आपको मैं बता दूं, 1% या 2% का भी बहुत मायने इसमें रखता है। अगर आपका 95 है, 10% मिल रहा है, 96 हो गया, 97 हो गया, तो आपका सिलेक्शन वहाँ से हो जाता है। और ऐसे ही जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, अगर उनका 96, 97 है तो उनका चांसेस बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि वो फिर जनरल में भी फाइट कर सकते हैं। ऐसे ही SC ST वाले जो स्टूडेंट हैं, वो अगर उनका नंबर बहुत अधिक है तो जनरल में भी फाइट करके अपना सीट ले जाएंगे। अगर उनका थोड़ा परसेंटेज जो उनका कम आता है तो वो SC ST का जितना सीट रहता है उनमें उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। और इसमें ये हम नहीं कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का 95 है, OBC का 94, ऐसा नहीं है, क्योंकि OBC, SC ST, जनरल सारे परसेंटेज जो है ना इन लोग का 99, 100 पहले ही उठता है फर्स्ट लिस्ट में। तो आप लोग इसको ध्यान से अगर फिल करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा जो है भर्तियाँ होने वाली हैं। मैं दूसरी बात बता दूं, जो मेन टॉपिक है पोस्ट ऑफिस में कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो आप लोग देखिए अभी भर्ती आएंगी, परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए, और मैं जेन्युइन बताता हूँ, मैं ट्रू बता रहा हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपकी भर्ती आएगी। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई नोट करना हो तो, या वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा या सेव कर लीजिएगा। तो फर्स्ट आपको जो आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कराने जाएंगे तो इसमें देखिए 10th का मार्कशीट होना चाहिए, फिर आपका निवास होना चाहिए, फिर आपका EWS होना चाहिए, और फिर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। इसमें जो 2 डॉक्यूमेंट हैं मैं गौर करना चाहूँगा। और OBC वाले बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा आप लोग, या SC ST वाले में भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो आप लोग प्लीज़ उसको बनवा लीजिएगा। 3 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, EWS, निवास और कास्ट सर्टिफिकेट। आपका EWS जो है वो 1 साल के पहले का होना चाहिए। अगर 1 साल उसका एक्सपायरी डेट हो गया है, इस वैकेंसी तक उसका अगर एक्सपायरी डेट हो गया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ऐसे ही कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसका आप लोग एक्सपायरी डेट आप लोग देख लीजिएगा कि कब तक उसका एक्सपायरी डेट है। अगर नहीं है तो अभी से बनवा लीजिए आप लोग, और भी भर्तियां जो आई हैं या आने वाली हैं उनमें आपका काम कर जाएगा। निवास जो है, निवास 3 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास निवास अभी नहीं है तो 15 या 20 दिन लगता है निवास बनवाने में, आप लोग अपना निवास बनवा लीजिएगा, क्योंकि निवास की जो टाइमिंग होती है वो 3 साल तक होती है। तो ये था एक आसान प्रोसेस। जो आप जब फॉर्म ऑनलाइन कराने जाएंगे तो 4 या 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे। और आपका देखिए एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यूपी बोर्ड वालों के लिए तो नंबर क्लियर होता है कि इतना में से इतना वो नंबर अपना डाल देते हैं और नीचे टोटल हो जाता है, फिर परसेंटेज निकल जाता है। CBSE बोर्ड वालों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग अगर
CGPA 0.10 CGPA 9.5 CGPA आ रहा है और ग्रेड A1 A2 आ रहा है ऐसे। तो आप लोग मैथ और इंग्लिश की जगह आपका A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, आप ये डालेंगे, आप नंबर ना डालिएगा। A1 A2 B2 ऐसे करके डालिएगा और नीचे आपका कितना टोटल में CGPA है, आप CGPA 10 डालिएगा या CGPA 9.2 9.6 8.2 ऐसे करके डालिएगा। ये नंबर मत डालिएगा, नहीं तो आप लोग का फॉर्म सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन जब आप शायद सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन आप जब DV करने जाएंगे तो फिर आप वहाँ रिजेक्ट हो जाएंगे। और पोस्ट ऑफिस का एक नया नियम आया है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है अगर आप कुछ गलत एडिशनल तरीके से आप उस अलग अपना नंबर है CGPA डाल देंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ जो भी डालिएगा आप लोग ट्रू इन्फॉर्मेशन के साथ डालिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो अब पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे नियम बदल गए हैं, तो ध्यान से, और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। तो ये सारा प्रोसेस था आप लोग के पास। अब देख लीजिएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट है और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड तो मैं ज़रूर बताऊंगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या इसे भर्ती को लेकर आपको कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और जैसे ही कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये TRC को लेकर या DA तो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन TRC से जैसे ही कुछ रिलेटेड आता है या पोस्ट ऑफिस जो नया संशोधन बिल पास होने वाला है उससे कुछ रिलेटेड वीडियो आएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।